नमस्कार दोस्तों, पीएसएस गुरुजी का स्वागत है। दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे जो हम एमसीक्यू लगा रहे हैं, जो कि पिछले 3-4 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं यूपी में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ हो या बाकी किसी भी एग्जाम जो यूपी से संबंधित है, उसके एमसीक्यू लगा रहे हैं। ऑलरेडी 3-4 वीडियो बन चुके हैं, आपने देखा भी होगा। उस पर ही आज हम अगला लेक्चर लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चन हम फटाफट पढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ हमें ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, प्लस जो इससे संबंधित इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चंस बनते होंगे उन्हें भी हमें ठीक से कवर करना है, जिससे कि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। क्योंकि एग्जाम में लगभग यही सब चीजें आती हैं। अगर आप ठीक से इनको समझ लोगे, हैंडल कर लोगे, पीछे स्प्लिट निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? देखिए यहां ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट। यहां बोल रहा है कि राष्ट्रपति किसका अपॉइंटमेंट करता है, अपॉइंटमेंट। एक चीज और होती है, उसका नाम होता है नॉमिनेटेड। ठीक है, एक होता है इसका नाम है इलेक्टेड। तो आपको इन बातों का फर्क पता होना चाहिए कि क्या चीज नॉमिनेटेड है, क्या चीज अपॉइंटेड है, क्या चीज इलेक्टेड है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। यहां पर वो बोल रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो किसको नियुक्त कर रहा है, यानी कि वो किसका अपॉइंटमेंट कर रहा है। ठीक है, कि भाई चलो, जैसे कि आप क्या करोगे, आपने एग्जाम दिया, पीसीएस बन गए, पीसीएस में का पेपर निकाल लिया, आप लिस्ट में आ गए, लेकिन आपका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर साहब का लेटर वो करता है। ठीक है, इसी तरह से यहां राष्ट्रपति किसका अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, तो यहां पहले अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी इसका अपॉइंटमेंट करता है, बिल्कुल करता है। एससी एसटी के जो स्पेशल ऑफिसर होता है उनका अपॉइंटमेंट करता है। भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि जो लैंग्वेज के जो माइनॉरिटीज होती हैं, लैंग्वेज उसके लिए विशिष्ट अधिकारी वो भी करता है। लोकसभा का अध्यक्ष इसका नहीं करता। लोकसभा का अध्यक्ष का इलेक्शन होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का इलेक्शन होता है, और लोकसभा अध्यक्ष इलेक्टेड है। ये इलेक्टेड है, इलेक्शन होता है तो ये इलेक्टेड है। लेकिन भारत का महान्यायवादी यानी सीएजी जो होता है उसका भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर हमें यह पता लगाना है कि क्या चीज अपॉइंटेड है, क्या चीज नॉमिनेटेड है, क्या चीज इलेक्टेड है। तो जैसे कि स्पीकर जो है वो इलेक्टेड है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे राज्यसभा के जो 12 लोग जो बनते बंदे जो आते हैं वो नॉमिनेटेड बाय राष्ट्रपति होते हैं। नॉमिनेटेड बाय राष्ट्रपति, यहां पर क्या है? अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति। तो ये चीजें ना थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। हो सके जब आप नोट्स बना रहे हो तो कोशिश करिए कि एक पेज में जितने भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा होते हैं उसको आप लिस्ट बना लो। इसको 8, 10, 12, 15 होते हैं, उन्हें आप कर लीजिए, क्योंकि ये एक सवाल पूछा जाता है, नया सवाल है, यूनिक सवाल है, और इसमें लोग फंस सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, 1975 सवाल है। 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? पहले थोड़ा समझते हैं क्या बोल रहे हैं। यहां बात करें इमरजेंसी। अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 352, 56 और 360। 3 आर्टिकल। 52 कौन सी होती है? नेशनल इमरजेंसी। पी होती है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल, और ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये 3 तरह की इमरजेंसी होती है। यहां पर जो बात बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि यह कौन सा आपातकाल लगा था? आर्टिकल 352 यहां पर लगा था। ठीक है, और किस बेस पे लगा था? याद कीजिए, इंदिरा गांधी ने बोला था इंटरनल डिस्टरबेंस। किसके बारे में बोला गया था? इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, 1975 से लेकर 77 तक लगता है। उस समय कौन है राष्ट्रपति? उस समय राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब हैं। फखरुद्दीन अली अहमद साहब हैं, ये जो है नेशनल इमरजेंसी लगवाते हैं। 1977 के बाद चुनाव होते हैं, कांग्रेस हारती है, जनता दल जीत के आती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, और आपका जो 44वां संविधान संशोधन होता है, और उसके अंदर इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर इसे खत्म कर देते हैं, और बोला जाता है कि सशक्त विद्रोह यानी कि आर्म्ड रेबेलियन होगा। यानी कि आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इस वजह से हम जो है इमरजेंसी लगवा रहे हैं। आपको सरकार को ये करना पड़ेगा कि अगर कहीं पर हथियार से विद्रोह हुआ है तभी इमरजेंसी लग सकती है, ऐसे नहीं लग सकती है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका सवाल बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? अब देखिए यहां बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया। ये थोड़ा सा रट्टा वाला क्वेश्चन है, और रट्टे वाले क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि किस साल में कौन से नंबर का चुनाव हुआ था।
ठीक है। अब ये सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अगर आपने तैयार करके रखा होगा तो कर पाओगे, नहीं तो ऑन द स्पॉट बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि 7वां जो आपका है वो चुनावी वर्ष यह पूछा गया, लोकसभा चुनाव कब हुआ है, तो 7वां चुनाव जो है वो 1980 में 1980 में हुआ था। 82 में कोई चुनाव ही नहीं हुआ है। ठीक है। 75 से लेकर 77 तक इमरजेंसी लगती है। ठीक है। 77 से लेकर 79-80 तक 2-2.5 साल जो है वो मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और उस 80 से लेकर 84 तक इंदिरा गांधी जो है बनती हैं, और उसके बाद 85 से लेकर 89 तक जो है वो राजीव गांधी बनते हैं। ठीक है। तो 82 में तो कोई चुनाव ही नहीं हुआ था। ठीक है। सातवां लोकसभा चुनाव जो है 1980 में होता है। ठीक है। और ये तो हो गया। बाकी 11वां जो है 96 में हुआ है, 9वां जो है 89 के अंदर हुआ है, 13वां जो है 99 के अंदर हुआ है। अब जो याला हुआ है 2024 वाला चुनाव कौन सा है, वो 18th है। कौन सा है? 18th चुनाव है ये। ठीक है। 18 चुनाव है। जैसे कि देखिए 13वां ये हो गया, फिर 2004 में हुआ, फिर 2009 में हुआ, 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, 2024 में हुआ। अगर ये 13वां है, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, तो 18वां चुनाव लोकसभा चुनाव जो है 24 में हुआ था। मोदी जी 14वें प्रधानमंत्री हैं, 14वें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कई हैं बहुत छोटे छोटे से, लेकिन ये मिस हो जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा इसको। अगर हम लिखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है देखना पड़ेगा। यहां पे देखिए लोकसभा की सीटों का आवंटन और राज्य पूछ रहा है। मैं पूछता हूं कि किसी राज्य को लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है, वो किस बात पे डिपेंड करता है? क्या बेस है, किस बात पे डिपेंड करता है कि लोकसभा की कितनी सीटें होंगी? इसका आंसर है पॉपुलेशन। जिस राज्य की जितनी पॉपुलेशन होगी उतने ही लोकसभा राज्यसभा की सीटें होंगी। जनसंख्या के आधार पर होगा, क्षेत्र के आधार पर नहीं होगा। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा राज्यसभा के सीटें का आवंटन होता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया, राज्यसभा का पूछा गया था। ठीक है, लोकसभा का यहां पूछा गया। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं? यहां पर ये बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग करो। पश्चिम बंगाल में 42 सबसे ज्यादा किसमें होती है? यूपी में सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु है, बिहार में 82 ना होगा 40 है लगभग। यह है। आप एक काम करना, आप लोग एक काम करिएगा, टॉप फाइव जो होती हैं लोकसभा से वो आप याद करिएगा। इसमें पहले का मतलब नहीं, पहले यूपी है, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तो आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा के सीट्स का होगा। बहुत बार सवाल आता है, आरओ वाले जो पेपर देना चाहते हैं वो लोग, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैक्चुअल सवाल है, रटा होना चाहिए। ये देखिए रटा हुआ सवाल होगा तभी निकल पाएगा, नहीं तो निकल नहीं पाएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। है वो छोटी चीज, लेकिन उसके लिए तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रथम, तो भाई भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं जेवी मालवंकर साहब। जीवी मालवंकर साहब जो हैं वो प्रथम लोकसभा स्पीकर हैं। सवाल तो ये बन गया। एक चीज और आती है कि किसी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश लोकसभा में हुआ है तो वो इनके खिलाफ ही हुआ है। ठीक है, तो जीवी मालवंकर साहब के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, पारित नहीं हो पाया, पारित नहीं हुआ, सिर्फ पेश हुआ था। तो ये जेवी मालवंकर, दोनों सवाल आते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी हैं और इनके खिलाफ ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। जेवी मालवंकर हैं। ठीक है। नीलम संजय रेड्डी, यहां पर ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, नीलम संजय रेड्डी वो हैं जो स्पीकर से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, स्पीकर से राष्ट्रपति बने, स्पीकर से राष्ट्रपति बने। कौन? नीलम संजय रेड्डी पहला। दूसरा क्या है? यंगेस्ट है, यंगेस्ट राष्ट्रपति हैं। दूसरा अनअपोज्ड, यानी कि निर्विरोध, यानी कि कोई भी इनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था। कौन था? नीलम संजय रेड्डी के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ पोजीशन के अंदर, ये अपने आप बन गए। ठीक है, तो ये आप 4-5 चीजें हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनन्य अधिकार यानी कि स्पेशल अधिकार है लोकसभा को, यानी कि सिर्फ लोकसभा के पास है स्पेशल अधिकार, स्पेशल पावर किसके पास है? लोकसभा की। सवाल क्या है? क्या धन विधेयक को पेश करना है क्या लोकसभा का अनन्य अधिकार, स्पेशल अधिकार है? बिल्कुल है। लोकसभा में ही धन विधेयक, मनी बिल पेश होता है, इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, वहां पास हो जाएगा तो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा में मात्र 14 दिन तक रह सकता है। अगर राज्यसभा कुछ भी नहीं करेगी तो भी वो पास हो जाता है। तो मनी बिल के ऊपर सबसे बड़ा अधिकार जो है लोकसभा का होता है, और धन विधेयक को पेश करना लोकसभा का अधिकार है, बिल्कुल राइट है। आपातकाल की समर्थन करना, कि मान लो इमरजेंसी लगे तो सिर्फ क्या लोकसभा
को ही हमें देखना पड़ेगा? नहीं, अगर इमरजेंसी लगी तो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। ये चीज सिर्फ लोकसभा का स्पेशल अधिकार नहीं है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करना, ये बिल्कुल है। किसी मंत्री के खिलाफ जो लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो पूरी की पूरी सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा सबसे मैटर कर, जिस पार्टी या दल का, पार्टी या ग्रुप का पास 50% से ज्यादा लोकसभा की सीट्स होंगी, उन्हीं का नेता जो है प्रधानमंत्री बनेगा। तो यहां पर क्या है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यह भी है, इसी का है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, जब महाभियोग की बात करते हैं, इंपीचमेंट की बात करते हैं, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर आ जाती है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर है 1 और 3, यानी कि 1 और 3 है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट आपको। चलिए आगे लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाँ, कौन सा भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी थे? मैं बता चुका हूं आपको, नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष थे, बाद में राष्ट्रपति बने, निर्विरोध बने, अनअपोज्ड बने, यंगेस्ट बने, ठीक है। तो यहां पर ये बात लिखी आ रही है, ये आपको पहले बता चुका मैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में, कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया था, यानी कि इंट्रोड्यूस नहीं किया था? इंट्रोड्यूस, ठीक है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता? तो आपको पता ही है कि जो आपका धन विधेयक है वो राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। धन विधेयक यानी आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बोला गया है। धन विधेयक पैसे से संबंधित रहता है। पैसे के मैटर में लोकसभा के पास पावर ज्यादा होती है, या एब्सोल्यूट पावर होती है, राज्यसभा की पावर बहुत कम होती है। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष इस बात का फैसला करता है कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं है, और एक बार उसने फैसला कर लिया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। और यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता है। वहीं पर अगर हम साधारण विधेयक देखें या संवैधानिक संशोधन देखें या राज्य प्रोग्राम विधेयक देखें, ये सब राज्यसभा में जाकर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। आर्टिकल 569, धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो आर्टिकल 110 हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 110 में धन विधेयक के ऊपर बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कौन है वो? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होती है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि अगर प्रधानमंत्री बात करते हैं, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में 50% से ज्यादा सीट रखते हैं, यानी बहुमत में रहते हैं, तो ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर लोकसभा में वो बहुमत में नहीं है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन अगर उसके उल्टा राज्यसभा में चाहे वो बहुमत में हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही फर्क पड़ता है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय बीजेपी राज्यसभा में उनकी पावर कम थी, वो लोग मेजोरिटी में नहीं थे। अब मेजोरिटी में है, उस समय नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा में उनके पास सीटें ज्यादा थी, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। तो लोकसभा के प्रति ही वो उत्तरदायी रहते हैं। दूसरी बात कि जो मंत्री होते हैं, ठीक है, ये बात पढ़ लेंगे, हाँ, लेकिन जो प्रधानमंत्री के जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आ सकते हैं। जैसे कि अभी आजकल के मंत्री बहुत सारे हैं, चाहे एस जयशंकर जी हैं, वो राज्यसभा के मेंबर हैं, वो भी आ सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। क्वेश्चन देखते हैं फटाफट आपका। निम्नलिखित में से किस पर, निम्नलिखित किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा राज्यसभा में संयुक्त बैठक बनती है? ज्वाइंट मीटिंग, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग। लेट सपोज किसी मैटर के ऊपर, किसी विधेयक के ऊपर साधारण विधेयक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साधारण, नॉर्मल सा विधेयक होना चाहिए, ना संविधान संशोधन बिल होना चाहिए, ना मनी बिल होना चाहिए। साधारण विधेयक अगर होगा
और मान लो किसी मैटर के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मैटर बन नहीं पा रहा है, मान लोकसभा कुछ और कह रहा है, राज्यसभा कुछ और कह रहा है और बड़ा गतिरोध बना हुआ है, तो इन दैट कंडीशन राष्ट्रपति चाहे तो एक संयुक्त बैठक बिठा सकता है, यानी कि ऐसी बैठक जिसके अंदर राज्यसभा के मेंबर भी होंगे, लोकसभा के मेंबर भी होंगे, ठीक है, और उसका अध्यक्ष कौन होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष ही इस मीटिंग का अध्यक्ष होगा। तो लोकसभा स्पीकर जो होगा वो इसका लोकसभा स्पीकर जो होगा इसका अध्यक्ष होगा। उस ज्वाइंट मीटिंग के अंदर जब जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर बैठे होंगे, जहां पर लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होगा, इन दैट कंडीशन अगर किसी मैटर के ऊपर वोटिंग होती है तो ये लोग वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिल जो है वो सामान्य विधेयक होना चाहिए, नॉर्मल सा विधेयक होना चाहिए। ऐसा अगले पिछले 3 बार ऐसा हो चुका है। जरूरी नहीं है कि हर मैटर के अंदर एक संयुक्त बैठक होगी, जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को अगर लगता है तो वो बैठक बुला सकता है, वरना नहीं बुलाएगा। इसे कहते हैं ज्वाइंट मीटिंग। लेकिन संविधान संशोधन एग्जाम में आता है, संविधान संशोधन में ज्वाइंट मीटिंग नहीं हो सकती। संविधान संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग बिल को पास करना होता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा भंग होगी, भंग हो, बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। लोकसभा भंग यानी कि डिसॉल्व हो गई है, चाहे तो टर्म पूरा हो गया या सरकार गिर गई, या तो 5 साल पूरे हो गए या सरकार गिर गई। इन दैट कंडीशन, दोनों कंडीशन के अंदर 3 कंडीशन बनाई गई। उसमें हम लोग देखते हैं कि जो कानून बनता है, विधेयक होता है, उसके साथ क्या होता है। पहला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया चीज है, समझने वाला है, यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, समझने वाला है। पहला कंडीशन बोलता है कि अगर राज्यसभा में लंबित विधेयक, यानी कि राज्यसभा में है जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, तो वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या सही है गलत है? राज्यसभा यहां, लोकसभा यहां, अभी ये बिल जो है वो यहीं पड़ा हुआ है, राज्यसभा के पास है, अभी यहां पर आया नहीं है, इसी बीच में जो लोकसभा है वो खत्म हो जाती है। इन दैट केस क्या ये बिल खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा भाई, नहीं खत्म होगा, क्योंकि अभी इससे यहां पर पहुंचा ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा बोलता है कि ये नहीं होगा, ठीक है। लोकसभा में लंबित विधेयक लैप्स हो जाएगा। अब क्या बोल रही है, समझते इस बात को। जैसे हमने कहा कि राज्यसभा ये है, लोकसभा ये है, अब यहां पर कोई विधेयक था, ठीक है, यहां पर वो चल रहा था, उसके बाद कार्रवाई चल रही थी, इसी बीच में कार्रवाई चलते चलते लोकसभा ही डिसॉल्व हो जाए, इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस ये डिसॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लंबित है, काम चल रहा है। तीसरा कंडीशन क्या है कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, यानी वो लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से पास हो गया, यहां से बिल पास और चला गया राष्ट्रपति के पास, ठीक है, इसी बीच में ये खत्म हो गया, तो क्या होगा? तब लैप्स नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पहुंच गया, इनकी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, राष्ट्रपति के ऊपर है, तो लैप्स नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2 और 3 ये होगा आंसर। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं आपको? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये अच्छे लेवल क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी लेवल क्वेश्चन बनता है। क्या बोल रहा है? क्योंकि देखिए, कोई बिल जब पास होता है तो एक ही टाइम पर लोकसभा और राज्यसभा का मौजूद होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज हमने लोकसभा बिल पास किया, मैंने आज हमने राज्यसभा में वो बिल पास कर दिया, उसके बाद लोकसभा 10 साल बाद पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक ही टाइम पर, एक ही जोन में, एक ही तरह में होगा तो ही पास होगा लोकसभा राज्यसभा में, अन्यथा अलग अलग नहीं हो सकता। वही इस चीज को समझाने की कोशिश की जा रही है। आप कोशिश करें, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज दोबारा देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर से आ गया क्वेश्चन यहां पर, क्या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सदस्य संख्या सही है? हमें देखना है कि कौन सा सदस्य संख्या जो है वो सही है यहां पर। तो अभी मैं पहले बचूंगा, ये थोड़ा रट्टा वाला क्वेश्चन होता है। गुजरात की 26 हो गई, हरियाणा की 10 हो गई, हिमाचल की 4 हो गई, झारखंड की 16 नहीं होती, कम होती हैं, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, ये आपको रटने वाला क्वेश्चन है। और सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी राज्यसभा के ऊपर है। जैसे राज्यसभा, अभी काम करो, एक पेपर लो, इसमें लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग राज्यों के, खासकर टॉप 5 राज्यों के आप लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर बना दो, लिख दो आप। पहले में तो यूपी रहेगा, लेकिन दूसरे में क्या कौन कौन सा रहता है वो आपको संख्या पता होना चाहिए। टॉप 5 स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ, ये देख लीजिए। अब इसमें क्या है, कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है,
राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो यहां पर वे बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के 5, छत्तीसगढ़ के 5 हैं, ठीक है, झारखंड के 6 हैं, तेलंगाना के 7 हैं और उत्तराखंड के 3 हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। इसको ये भी सेम क्वेश्चन है। असम सही सुमित नहीं है, छत्तीसगढ़ के 5 हैं, हिमाचल के 3 हैं, उत्तर प्रदेश के 31 हैं। तो देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। रट्टे वाला क्वेश्चन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेक्निकल क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अच्छा क्वेश्चन नहीं, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझते हैं इस बात को। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कथन और कारण है। कथन क्या है, कारण क्या है? भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या ये सही बोल रहा है? क्या लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं? नहीं, गलत है। मंत्री परिषद सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हाँ, मंत्री बन सकते हैं राज्यसभा से, मंत्री आ सकते हैं। एस जयशंकर मंत्री हैं, लोग राज्यसभा से आते हैं, ठीक है, वो बन सकते हैं। तो ये गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से आते थे, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तरदायी यानी कहां पर आपको अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी है? लोकसभा में। लोकसभा में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं बन पाओगे, वो रहेगा इसके अंदर। भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ था, कब हुआ था? देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा रट लेते हैं इसको। कह रहा है कि भैया राज्यसभा की प्रथम मीटिंग कब हुई थी? तो इसकी प्रथम मीटिंग 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है। बन तो ये 3 अप्रैल को गया था, लेकिन पहली मीटिंग 13 मई 1952 को पहली मीटिंग राज्यसभा की होती है। और इसके जो अध्यक्ष थे, उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे पहले उस समय के, ठीक है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री, अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रही है। ये कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या करता है? पहले बताया ना, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेगा, ठीक है, नियुक्त करेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला। क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएमओ के बारे में बोल रहा है। पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस के बारे में बोल रहा है। समझते हैं, काफी कम लोग जानते हैं इस बारे में। क्या यह 1977 में अस्तित्व में आया, ठीक है। दूसरा क्या है? इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। अब दोनों समय देखिए, पीएमओ समझते हैं। जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, उस समय प्रधानमंत्री सचिवालय हुआ करता था। क्या था? प्रधानमंत्री सेक्रेटरीट। क्या करते हैं? होता क्या है? प्रधानमंत्री होते हैं, उसके नीचे जितने भी अधिकारी होते हैं, ऑफिशियल्स, उन सबका ऑफिस जहां होता है उसे बोलते हैं प्रधानमंत्री सचिवालय, ऑफिशियल्स, प्रधानमंत्री का सचिवालय, सेक्रेटरीट, ठीक है। तो जब देश आजाद हुआ, उसके 1977 तक इसको बोलते थे भारत का प्रधानमंत्री का सचिवालय, प्रधानमंत्री सेक्रेटरीट। लेकिन 1977 में जब मोरारजी देसाई आते हैं तो उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री ऑफिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रधानमंत्री ऑफिस कर देते हैं। कौन? मोरारजी देसाई। कब? 1977 में, ठीक है। अभी तक वही चला आ रहा है। अब बोलते हैं कि अब से सचिवालय का हेड कौन है? प्रधानमंत्री के अधिकारी होंगे, सबसे टॉप लेवल का अधिकारी होगा, वही होगा। कौन होगा? वो होगा आपका चीफ सेक्रेटरी। कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी, नॉट कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होगा। कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, ठीक है। ये गलत हो गया, राइट हो गया, ओनली वन। अब ये देख लेते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है ये? लोक लेखा समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेटीज के बारे में सवाल आ रहा है। क्या सवाल आ रहा है इसके अंदर कमेटीज के ऊपर? कि कितने लोग हैं? लोक लेखा समिति, बहुत सारी समितियां होती हैं। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे पुरानी कमेटी है, 1921। क्या है? 1921 में बनी, 1921 में सबसे ओल्डेस्ट है ये, ओल्डेस्ट कमेटी है लोक लेखा समिति। एग्जाम अपने आप ये पूछ रहा था कि क्या है ओल्डेस्ट? लोक लेखा समिति है, 1921 में बनती है, ठीक है।
इसमें मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7, 22 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 और 22 मेंबर होते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। इसकी खासियत है, क्या खासियत है? वो देखती है इसमें 1967 के बाद, ठीक है, जो इस कमेटी का अध्यक्ष होगा वो अपोजिशन का, विपक्ष का ही मेंबर होगा। ये क्या सरकार के खर्चों को देखती है कि खर्चे क्या हो रहे हैं, लोग लेखा मतलब अकाउंट्स देख रहे हैं, पब्लिक अकाउंट क्या पैसा का खर्चा हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी रह जाए इसके लिए 1967 के बाद से ही इस कमेटी के अध्यक्ष जो होगा वो अपोजिशन पार्टी का मेंबर ही माना जाता रहा है। रूल नहीं है, परंपरा है। रूल नहीं है, सिर्फ परंपरा है। इस वक्त समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। रूल नहीं है कि अपोजिशन पार्टी का मेंबर बनेगा, परंपरा के रूप में इसको बना लिया गया, एस्टैब्लिश कर लिया गया 1967 के बाद से। ओल्डेस्ट है, 1921 में आई है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? एस्टिमेट कमेटी, 30 मेंबर होता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें 22 है। विशेष अधिकार समिति कितने सदस्य हैं? विशेष अधिकार देखिए, अब समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। विशेष अधिकार समिति करते क्या है भैया? जैसे आपके सांसद होते हैं, कौन, कहां के? लोकसभा और राज्यसभा के। राज्यसभा और लोकसभा के सांसद होंगे, तो दोनों के ही सांसदों के जो विशेष अधिकार होते हैं, ठीक है, कि कोई उनके खिलाफ कुछ ना बोले, जो भी, क्योंकि वो एज अ मेंबर उनके कुछ राइट्स रखे गए हैं। तो दोनों के, लोकसभा राज्यसभा के दोनों के लिए अलग अलग कमेटी बनेगी। लोकसभा की अलग बनेगी, राज्यसभा की अलग बनेगी, विशेष अधिकार, ठीक है, लोकसभा अलग बनेगी। इसके अंदर लोकसभा के 15 होंगे और राज्यसभा के 10 होंगे। लोकसभा के 15 होंगे और राज्यसभा के 10 होते हैं, दोनों ही अलग अलग होंगे। बाकियों में एक ही होता है, जैसे जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनाते हैं, लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर लोकसभा की अलग होगी, राज्यसभा की अलग होगी। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु, सिविल सेवा यूपीएससी की बात कर रहे हैं, इसके लिए सुधार हेतु एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है पीसी होटा समिति, ठीक है। ये कब बनाया गया था? 2014 में, 4 बनाया गया। ये क्वेश्चन आपके 21 में आ चुका है। पीसी होता समिति आपसे पूछेगा किससे संबंधित होती है, तो सिविल सेवाओं से संबंधित होती है। इसने ही जो है वो एज लिमिट को कम करने के बारे में बात बोला गया था, लेकिन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्या है कि पीसी होता समिति किससे संबंधित है, तो सिविल सेवाओं से संबंधित है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जहां से भी क्वेश्चन अच्छा है, बल्कि ये टॉपिक ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए, भारत संविधान के अंदर कौन सा युगम इंपॉर्टेंट है? देखिए यहां पर एक समझिएगा, जितने भी भारत में एक्ट बने हैं और इनके ईयर्स, उसको नोट डाउन करना जरूरी है आपका, एक्ट और ईयर्स के। अब ना सिर्फ ये पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप इकोनॉमिक्स का भी देखेंगे तो भी इंपॉर्टेंट है, या तो हिस्ट्री का भी आप कर लीजिएगा। ये टॉपिक एक्ट और ईयर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसके लिए नोट्स बना लीजिए। एक्ट चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, कौन सा कानून किस वर्ष में पास हुआ है, इसके नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पीसीएस के बच्चों को दिया हुआ है, आप स्वयं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में हुआ, सती प्रथा निषेध 87 में हुआ, हिंदू विवाह अधिनियम 55 में हुआ, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 18 में नहीं हुआ है, 19 में हुआ है, ठीक है, सॉरी 2019 में हुआ है, ठीक है, 19 में हुआ है। ऐसे आप ढूंढ ढूंढ के रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अंतिम क्वेश्चन लेते हैं आज का। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो बनाया गया 69 संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीआर बना दिया गया, कैपिटल से एनसीआर बना दिया गया। किसमें? 69 में। और ये कई बार सवाल आता है कि एनसीआर बनाने के लिए 69 संविधान संशोधन में किया गया। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता है पसंद आया होगा। कुछ समस्या हो, दिक्कत हो तो आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।